नमस्कार, मैं सैयद जैदी ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी टेट की होने वाली जो परीक्षा थी वो हम सब जानते हैं कि रद्द हो गई। ये एक बहुत ही दुखद घटना लगी, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी करते हैं और बहुत मेहनत के साथ एक नए जोश के साथ में परीक्षा भवन में पहुंचते हैं। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था सो हो चुका है, अब हमें आगे के लिए देखना है ना। हमेशा कहा जाता है कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए, ट्राई अगेन करते हैं। तो ट्राई अगेन के लिए आज का हम इस वीडियो को लेकर के आपके सामने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज स्टूडेंट्स हम आपको, जैसा कि आप हमारी स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, आगामी परीक्षा का आधार निरस्त परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। हमसे जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि अब मैं इसमें कोई बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि नहीं बताने जा रहा हूँ या गिना रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से वो प्रश्न आए। ऐसा सभी टीचर्स कह रहे हैं, क्योंकि पेपर का आधार वास्तविक रूप से पेपर बहुत अच्छा आया था और सभी पार्ट इसके बहुत अच्छे थे। केवल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम हिंदी की बात करें, हम ईवीएस की बात करें, सभी पार्ट बहुत अच्छे थे और पेपर वास्तविक रूप से सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो गलत किया और शासन ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री द्वारा कि उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध शासन करेगा। हम सबको ऐसी उम्मीद है, यही हमें सुकून देने वाली बात होगी कि जिन्होंने भी इस तरह का खिलवाड़ किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो शासन द्वारा की जाएगी। लेकिन हमको अब इन चीज़ों को भूलना है एक बुरे सपने की तरह, और ये सोचना है कि हम रात में कोई सपना देख रहे थे और हम परीक्षा भवन पहुँचे और हमारी परीक्षा निरस्त हो गई। हम आज जागे हैं, अभी हमको अपनी परीक्षा को ये मान के चलना है कि हमें अगले एग्ज़ाम, हमको जो डेट आने वाली है, जैसा संभावित है 26 दिसंबर को पेपर होगा, जैसा कि अभी संभावित है, कन्फर्म मैं भी नहीं कह सकता, उसी अनुसार एग्ज़ाम होगा। तो आज की जो हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा, अब फ्यूचर में पेपर कैसा आएगा, इसका आधार क्या होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं आपको आने वाली परीक्षा में आपको मदद करेगा। तो हम उन बातों को इसमें उठाने जाएंगे और आगे इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे वो इसी को आधार बना करके हम आगे की परीक्षाओं के लिए, जो आप परीक्षा आपकी होने जा रही है उसके लिए आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो आज हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से गति देते रहें, किसी भी तरह का विराम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलेंगे स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है उसकी तरफ, जो कि निरस्त पेपर है वो उसके पूरे 30 क्वेश्चंस। ऐसे बहुत से वीडियो यूट्यूब पर आए हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो दूसरा है। हम दूसरे उद्देश्य के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलेंगे आगे। फिर से एक बात ध्यान देंगे कि आगामी परीक्षा का हमारा आधार होगा, जो बाल विकास पर प्रश्न आएंगे उसका आधार होगा, और वो होगा निरस्त परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारी भी तरफ से कभी कभी कुछ हो जाता है। तो निरस्त परीक्षाओं नहीं होगा, केवल परीक्षा होगा। यहाँ पर आप सिर्फ जो परीक्षा निरस्त हुई है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलेंगे अगले की तरफ। हमारा जो प्रश्न होगा हम इसकी तरफ बात करेंगे कि हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है। अब जो एग्जाम की तैयारी करनी है उसमें ध्यान क्या रखना है, हमें इस चीज़ को देखना है। पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है। हमने इस पर चर्चा की थी, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, इसको हिंदी में बुद्धिशीलता कहा जाता है ना। इसी को मस्तिष्क, तो स्टूडेंट्स देखेंगे मस्तिष्क उद्दीलन का मतलब होगा, क्या होता है, बौद्धिकशीलता कहते हैं इसको, बौद्धिकशीलता अर्थात मस्तिष्क को उद्वेलित कर देना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग या बुद्धिशीलता वह
क्रिया होती है जिसमें किसी बालक या व्यक्ति से जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके कोई मूल प्रश्न का उत्तर लिया जाता है तो उसे मस्तिष्क को उसके उद्वेलित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है इसके प्रतिपादक कौन थे हमें इसको देखना है। तो यहाँ आंसर आपको भी इनके बहुत से को पता होगा, अपने अलग अलग लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, आप उसमें गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आप ये तो इसका आंसर हम जानते हैं कि ये ओसबॉर्न है और ओसबॉर्न और निमकॉफ दो लोग हैं। तो यहाँ पर इसमें ओसबॉर्न का नाम लिया गया है। ओसबॉर्न ने मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी भी तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं कई लोगों के द्वारा एक साथ जब प्रश्न पूछा जाए और व्यक्ति को या बालक को उद्वेलित कर दिया जाए अर्थात उसे उत्तेजित अवस्था में लाया जाए, जिससे कि दूसरे शब्दों में कहेंगे बुद्धिशीलता उसकी देखी जाए कि उसका माइंड कितना डेवलप हो चुका है। उस आधार पर जब हम कई प्रश्न करते हुए कोई मूल प्रश्न का उत्तर लेते हैं तो इसे बुद्धिशीलता या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक ओसबॉर्न थे। यहाँ जॉन डीबी की भी बात की गई है, हरलॉक की बात की गई है, आशुबेल की बात की गई है। इनके अपने अपने अलग अलग फील्ड के सिद्धांत हैं। हम इस पर आगे के वीडियोस में और बात करेंगे, क्योंकि आज हमें 30 प्रश्नों को पर ध्यान देना है कि कौन से प्रश्न कैसे आते हैं। ऐसे तो आपको बुद्धि के संबंध में एक जिन्होंने भी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं पढ़ा था वो अब ऐसे दूसरे प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारी अगली वीडियोस जो आएंगी उसमें हम ऐसे इन्हीं प्रश्नों को आधार बना करके ऐसे प्रश्नों की तरफ ध्यान दिलाएंगे आपका। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो आया था और वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम ये किससे टॉपिक किससे रिलेटेड है तो ये व्यक्तित्व के मापन से रिलेटेड है। व्यक्तित्व का जो मापन किया जाता है किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है। व्यक्तित्व के मापन से, पर्सनालिटी जब किसी व्यक्ति के बारे में जाना जाता है, उसके व्यक्तित्व उसकी पर्सनालिटी के बारे में, तो उससे संबंधित है ये। तो इस तरह से व्यक्तित्व के मापन के अंतर्गत कौन आएगा इसमें? तो CD मॉर्गन है ना, या HA मुरे या JL मुरे, या फिर इनमें से सभी या इनमें से कोई दो। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर मॉर्गन और मुरे है ना, मॉर्गन और मुरे दोनों ने मिलकर के इस पर जो है अपना परीक्षण दिए, जिसमें टैट, सैट, कैट, रेट जैसे शब्द आते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। आगे भी हम एक बार और इससे संबंधित वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो याद रखना है कि ये दोनों हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? का व गा दोनों। ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं कि जिनके पास में ये अभी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पहुंच पाई है बच्चों के पास में पेपर, क्योंकि पेपर आपसे ले लिया गया था, इसलिए हमारा उद्देश्य ये भी है कि आप तक वो सारे प्रश्न पहुंचे जिसमें आप ये समझ पाएं कि इन प्रश्नों का आधार क्या है। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं कौन सा आया है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो चिंतन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, है ना। तो इस तरह से जो है ये जो चिंतन के प्रकार हैं ये किससे संबंधित है इसमें, है ना। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? क्या आयोजन कहलाती है, प्रबोधन कहलाती है, उद्भवन कहलाती है या संशोधन कहलाती है? तो जब भी हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, चिंतन अर्थात किसी चीज़ पर अपने विचारों को गहनता के साथ सोचना और विचार करना, जब ये करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें क्या करना होता है? किसी चीज़ की व्यवस्था बनानी पड़ती है, यानी किसी एक मुख्य समस्या को लेकर के हम उस पर विचार बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे सामने? समस्या। चिंतन करने का मुख्य आधार क्या होता है? समस्या होती है। तो इस तरह से उसका हम क्या करते हैं, एक प्रकार से क्या करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका एक प्रकार से आयोजन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोजन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि शब्द आयोजन है, लेकिन इसी से जैसे जुड़े हुए कुछ दूसरे प्रश्न रख दिए जाते हैं जिनका उससे सीधा संबंध नहीं होता है या कभी कभी बहुत नज़दीक का संबंध होता है। हमारे आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ये समझना या समझाना कि जो प्रश्न आते हैं आप उनको हल कैसे करेंगे और इस तरह के प्रश्न अब कैसे आएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न, अब मान लीजिए यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की बात पूछ ली गई, तो अब हो सकता है कि अपसारी या अभिसारी चिंतन को पूछ लिया जाए, जो कि क्या है, एक तरह से नया तरीका है चिंतन करने का, एक नया और आधुनिक तरीका है जिसे हम अपसारी और अभिसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पर भी प्रश्न हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि
पेपर जो है इसी जैसा ही होगा, किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक आगे की तैयारी को आपको करना है। बचे हुए 20 दिनों में वो कैसे करेंगे उसी के लिए ध्यान रखना है कि पेपर में अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे हो सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट बदला जाएगा, पेपर वही नहीं होगा, पेपर क्योंकि वो आउट हो चुका है, इसलिए पेपर में क्वेश्चन इनके जैसे ही होंगे, ये नहीं होंगे, ये याद रखना है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सृजनात्मक की जगह कोई और चिंतन का प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अपसारी, अभिसारी जैसे चिंतन भी पूछे जा सकते हैं जो कि आधुनिक से संबंधित है। ठीक, तो बात करेंगे आगे के लिए अगले प्रश्न की तरफ। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये सीखने के सिद्धांत को या सीखने के नियम बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सीधा सीधा नाम हम सब जानते हैं अच्छे से, थॉर्नडाइक हैं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है इस प्रश्न का यानी कि इसका प्रतिपादन किया गया था, है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं? इसे एस आर बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, एस आर बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, एस आर बॉन्ड कहा जाता है। इस तरह से इसे क्या कहते हैं? एस फॉर स्टिमुलेशन और आर फॉर अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। तो इस तरह से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया था। अब आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न तो आएगा नहीं, ये प्रश्न तो आ चुका। अब इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न हो सकता है, इनका नियम पूछे जा सकते हैं। इन्होंने 3 प्रमुख नियम, इस पर भी प्रश्न आया हुआ है, आगे हमारे सामने क्वेश्चन आने वाला होगा स्लाइड पर। तो उपनियम पूछे जा सकते हैं, 5 उपनियम बताए इन्होंने, 3 प्रमुख नियम बताए हैं, 3 प्रमुख नियम बताए हैं, 3 प्रमुख नियम बताए हैं। ठीक है, 3 प्रमुख नियम और 5 उपनियम बताए हैं, 5 उपनियम बताए हैं। हम रिवीजन जब कराएंगे आपको, आज तो हमें सिर्फ बताना है, आपको आधार है ये, इसलिए इस पर हम व्याख्यात्मक रूप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके इस तरह के कोई दूसरे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। आधार यही होगा, मैंने स्लाइड पर सबसे पहले प्रारंभ में लिख दिया कि निरस्त हुए प्रश्न पर आगामी परीक्षा का आधार है ये। ठीक है, हमारा वीडियो, और इसमें हम आपको यही बता रहे कि अब जो प्रश्न होंगे वो होंगे कैसे या हो सकते हैं इस तरह के। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक अधिगम को, सीखने को प्रभावित करते हैं। बच्चा जब किसी चीज़ को सीखता है, अधिगम करता है, तो कौन सी कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न आया है उसमें है व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वातावरण से संबंधित कारक और उपयुक्त सभी। हम जानते हैं हर बच्चे का अपना व्यक्तिगत अलग चीज़ें होती हैं, तो व्यक्तिगत कारक भी उसको प्रभावित करेगा। सामाजिक कारक भी, समाज में वो संबंध स्थापित करता है, इंटरेक्शन करता है, तो समाज में भी उसके कारक होंगे, और वातावरण संबंधी कारक भी होंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। और आपको पता भी होगा हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अधिगम क्या है, या और अधिगम से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं ना। तो जैसे एक ही चीज़ में हम जल्दी से समझेंगे कि अधिगम के संबंध में हम बात करते हैं KB² की। ठीक है, KB² का मतलब होगा K, है ना। तो K फॉर क्या होगा? K फॉर होगा नॉलेज। है ना, नॉलेज। और आपका B फॉर क्या होगा? बिहेव। और दूसरे B का मतलब क्या होगा? बिलीव। बिलीव। तो इस तरह से क्या होता है, ज्ञान में परिवर्तन। सीखना क्या है? ज्ञान में परिवर्तन। ठीक, ज्ञान में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, और विश्वास में परिवर्तन, विश्वास में परिवर्तन। ठीक, तो इस तरह से
KB स्क्वायर का अर्थ हो जाता है कि जब भी कभी हम सीखते हैं या अधिगम करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान हमारे पास आ जाता है तो हम उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं, अर्थात व्यवहार करते हैं उस पर आधारित। तो व्यवहार हमारा बदलता है, एटीट्यूड चेंज होता है, और जब एटीट्यूड या व्यवहार बदलता है तो हमें विश्वास होता है। तो इस तरह से विश्वास में परिवर्तन आता है और हम उन चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इस तरह से अब हो सकता है कि ऐसे कोई दूसरे प्रश्न होंगे जो आपके सामने अधिगम से संबंधित आएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अब अधिगम का एक क्वेश्चन आ गया तो दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, अधिगम पर क्वेश्चन आना है और आएगा। आप जब 26 को पेपर दे करके आएंगे तो आप इसको देखेंगे कि मेरी बात सच होती है, अधिगम पर 100% प्रश्न होगा। अब उसके कोई दूसरे प्रश्न हो सकते हैं जिनको हम लोग आगामी जो अगला वीडियोस हमारे आएंगे हम उसमें इन पर चर्चा करेंगे या आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलेंगे अगले की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत पियाजे ने दिया, गार्डनर ने दिया, ब्रूनर ने दिया या वाइगोट्स्की ने दिया? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पियाजे का जो है सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, और वाइगोट्स्की का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक, और ब्रूनर का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक, अब सबका अपना अपना अलग है। इनका जो है बौद्धिक कुशलता से, यानी कि एक तरह से कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, है ना, बौद्धिक विकास से संबंधित है। इनका सामाजिक विकास से संबंधित है, इनका भी जो है सामाजिक विकास से संबंधित है। बचे कौन? बचे गार्डनर। गार्डनर ने जो है क्या दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो अब इसी तरह से प्रश्न बदल जाएगा। अब बहुबुद्धि के जगह पर बहुकारक सिद्धांत पूछ सकता है। बहुबुद्धि की जगह पर क्या हो सकता है? बहुकारक सिद्धांत पूछ ले। यहां पर क्या कर दे? बहुकारक कर दे, बहुकारक। तो जब बहुकारक सिद्धांत आ जाएगा तो कौन आ जाएंगे? थॉर्नडाइक आ जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तो यहां पर कोई ऑप्शन थॉर्नडाइक का हो जाएगा। तो इस तरह से बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, जिन्होंने जो है बुद्धि के बहुकारक बताए, है ना। तो इस तरह से जो है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, है ना, स्पेयरमैन का है। तो स्पेयरमैन के भी सिद्धांत पूछा जा सकता है, एक कारक पूछा जा सकता है। तो इस तरह का प्रश्न का आधार यही होगा, लेकिन वर्ड चेंज हो जाएंगे। एक अभी किसी को पूछा तो किसी दूसरे को पूछ लिया जाएगा। आपको यही दिमाग में रखना है, तैयारी इसी की जैसे प्रश्नों के आधार पर करनी है। हम लोग आगामी जो परीक्षाओं के संबंध में वीडियो लाएंगे या आपसे बात करेंगे, उसमें हमारा आधार यही होगा कि हम पियाजे लिखेंगे और इनके अलग अलग सिद्धांत की बात करेंगे, हम गार्डनर को लिखेंगे, उनके अलग अलग सिद्धांतों की बात करेंगे, और कोई भी उनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। हमें यही समझ करके चलना है। सिलेबस वही रहेगा, टॉपिक्स वही रहेंगे, केवल प्रश्नों के फॉर्मेट बदलेंगे, यही बस आपको दिमाग में रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट होगा स्पेयरमैन। अभी मैं बात कर रहा था स्पेयरमैन की, लीजिए सामने आपके प्रश्न आ गया स्पेयरमैन का, है ना। तो स्पेयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, या बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत दिया, या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया। अभी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, इसलिए इस पर समय ज्यादा नहीं देंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, दोनों के प्रतिपादक कौन है? स्पेयरमैन है। बुद्धि को उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि खंडित नहीं की जा सकती है, बुद्धि जो है एक स्वरूप में, एक इकाई के रूप में। स्पेयरमैन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो क्या है? बुद्धि जो है वो क्या है? एक इकाई के रूप में है, इकाई, है ना, इकाई के रूप में है। ठीक है, इकाई के रूप में। इसको क्या कर सकते हैं? इसको खंडित नहीं कर सकते हैं, है ना, इसे खंडित नहीं कर सकते, इसे टुकड़े नहीं कर सकते। ये इनके एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये इनके एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करेंगे द्विकारक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि के एक नहीं मध्य कारक यानी हो सकता है द्विकारक सिद्धांत उन्होंने बताया। कैसे? तो इन्होंने बताया कि बुद्धि को जो है सामान्य बुद्धि कहा, और बुद्धि को इन्होंने सामान्य बुद्धि यानी जी, है ना, और उसको एस कारक कहा जो विशिष्ट होती है। तो विशिष्ट बुद्धि बताया और सामान्य बुद्धि बताया, है ना। इन्होंने क्या बताया? द्विकारक में विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि बताया, सामान्य बुद्धि, और विशिष्ट बुद्धि बताया, विशिष्ट। ठीक, तो
तो इस तरह से जब किसी बालक के समक्ष कोई समस्या आती है तो पहले वो सामान्य कारक की तरफ यानी जाती है बुद्धि, सामान्य बुद्धि उसके बारे में सोचती है कि कोई समस्या कैसी है, बहुत गंभीर है या सामान्य है, या फिर जो है अगर बुद्धि उसकी ये कहती है कि नहीं बुद्धि समस्या बहुत गंभीर है तो फिर वो विशिष्ट की तरफ जाती है और वहां से समस्या का समाधान करती है। तो ये स्पेयरमैन का सिद्धांत है, स्पेयरमैन को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था इसकी, और बहुबुद्धि की भी बात हमने, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात अभी आपसे बताया कि वो थॉर्नडाइक उसके प्रतिपादक है। चलेंगे अगले की तरफ और होगा प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है। बहुत आसान प्रश्न है, इतने इतने आसान और सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आधार यही होगा। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स विधि पूछ लिया गया था, अब हो सकता है कि मॉन्टेसरी के बारे में पूछ लिया जाए, किंडरगार्टन के बारे में पूछ लिया जाए, डेक्रोली के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर जो है अभिक्रमित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाए। वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, अभिक्रमित अनुक्रिया आगे हम लोग जाएंगे, ये सिद्धांत भी आया है, पूछ लिया गया है। तो ऐसे कोई दूसरे प्रश्नों के बारे में पूछा जा सकता है, आ सकते हैं, लेकिन आधार यही होगा, शैक्षणिक विधियां है ना। ये खेल आधारित शिक्षण विधियां थी, तो खेल आधारित शिक्षण विधि में सबसे यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता अमेरिका के कौन है, किलपैट्रिक हैं। तो किलपैट्रिक ने जो है इस सिद्धांत को दिया, ये प्रोजेक्ट प्रणाली, या इसी को दूसरा नाम क्या होता है, योजना प्रणाली, है ना, योजना प्रणाली या योजना विधि भी कहते हैं। तो इस तरह से ये है, तो इसका सीधा सीधा आंसर था। इसी से जैसे दूसरे प्रश्न आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का आधार यही होगा। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है क्या है। उद्देश्य का लेखन, प्रस्तावना का प्रश्न, मूल्यांकन का प्रश्न, लक्ष्य का कथन। पाठ योजना का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम जब भी कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए जो क्लास में जाने से पहले प्लान तैयार करते हैं, योजना तैयार करते हैं, अर्थात लेसन प्लान कहते हैं। तो जो भी लेसन प्लान बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम मुख्य रूप से हमेशा क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करते हैं जो सुकरात के द्वारा बताई गई। उसमें हम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि बच्चों से ही प्रश्न पूछते हैं, पाठ का नाम नहीं बताते, बल्कि पाठ का नाम बताने से पहले बच्चों से कुछ इधर उधर के प्रश्न पूछते हुए उन्हें मूल बिंदु तक लाते हैं और इस तरह से उसके बाद उनको पाठ का नाम बताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आप ही उससे वातावरण से संबंधित चीज़ों को पूछ लेते हैं। जैसे हमें भोजन के बारे में पढ़ाना है तो हम बच्चों से पूछेंगे कि आपने, कि हर एक बच्चे से पूछेंगे आज आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो हर बच्चा बताएगा कि कल हम रात में या दिन में हमने ये भोजन किया। तो भोजन की विशेषताएं उनसे पूछते हुए हम पाठ का नाम बताएंगे कि आज भोजन की विशेषता नामक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या चीज़ आ रहा है, मूल्यांकन सबसे अंतिम बात है, ये लक्ष्य उद्देश्य और ये बीच की बातें हैं। तो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि किसी भी कार्य में सबसे पहले प्रारंभिक चीज क्या होती है, प्रस्तावना। इसको बहुत आसानी से आप ऐसे याद रखिए कि जब आप निबंधात्मक प्रश्न लिखते हैं तो निबंधात्मक प्रश्नों को लिखने में, या जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो निबंध लिखते थे तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते थे, इंट्रोडक्शन टाइप में जो होता था। तो ये प्रस्तावना प्रश्न का मतलब ही हो गया कि लेसन प्लान बनाने में हम सबसे पहले, पाठ योजना तैयार करने में प्रस्तावना प्रश्न आता है। तो यहाँ पर है ना, छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, उसका जो पूर्व ज्ञान है जो उसने सीख लिया उससे संबंधित होता है। तो किससे तो प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न 10वां होगा, गलत वाक्य को चुने। अब इसमें देखना हमें कि गलत वाक्य कौन सा है। तो देखेंगे, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। यहाँ पर है गलत वाक्य चुनना है। हम सब जानते हैं कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण, स्वाभाविक जो उनका अपना वातावरण होता है जिसमें कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, उसमें जब वो सीखते हैं तो वो कैसा होगा, स्वाभाविक वातावरण होगा। तो ये भी बात अपने आप में सही हो गई। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, खेल विधि करके सीखने की विधि पर आधारित है। हम सब जानते हैं सिम्पसन के बारे में आपको इस पर बताया था और इस पर भी क्वेश्चन आधारित रहा है। तो इस तरह से जो है क्या है कि छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, तो करके सीखने की विधि भी अच्छे से बच्चा सीख रहा है, तो गलत वाक्य हो नहीं सकता ये। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, खेल विधि के जन्मदाता जो है कौन है, फ्रोबेल हैं, ठीक है, जॉन डीवी हैं, इस तरह से किलपैट्रिक हैं, बहुत सारे इस तरह के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने खेल विधि को जन्म दिया है ना। मैडम मारिया मोंटेसरी हैं,
है ना। तो इस तरह से तो सीधे सीधे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। ये बात क्या है, ये बात इनकी तुलना में गलत है। ठीक, तो अब ये गलत है, बाकी सब ये बातें क्या हैं, ठीक हैं। तो गलत वाक्य हम कौन सा चुनेंगे, ये वाला चुनेंगे। तो अब क्वेश्चन का अगले जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ऐसा ही कोई दूसरा प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से गलत वाक्य चुनिए। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप पूरा ओवरऑल अब हमको रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन में हम कम से कम हर पार्ट से, हर चैप्टर से एक एक दो प्रश्न ऐसे जरूर पढ़ेंगे जिसमें कि गलत वाक्य चुनवाए गए हैं या गलत वाक्य चुनना है। तो क्वेश्चन आने वाले समय का आधार क्या होगा, यही होगा, गलत वाक्य पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, अभी देखिए संविधान के विकास के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो ध्यान देंगे, देखिए हमने आपको इस पर पूरा वीडियो दिया था और मेरा वीडियो इसमें आया था और आप फिर से आगामी परीक्षा के लिए देख लेंगे। एक प्रश्न आ जाने से नहीं, मैंने उसमें 20 प्रश्न दिए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि हर परीक्षा में इस पर प्रश्न आता है। तो आने वाला जो आपका एग्जाम होगा उस अब जो होगा 26 दिसंबर को, जैसा कि संभावित है, उसमें भी इस तरह का प्रश्न हो सकता है। अब ये ना होकर के कुछ और हो सकता है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 2002 में, है ना, मूल अधिकार के रूप में संविधान के, है ना, अनुच्छेद किसमें, तो बताया था आपको अनुच्छेद, है ना, 21A में दिया गया है। तो हो सकता है कि अब इस प्रश्न को पलट दिया जाए। अब प्रश्न पलट करके यहां जैसे पूछा गया था संविधान के किस संशोधन से संविधान का संशोधन पूछा गया, तो इसका आंसर हो गया ये। लेकिन इसकी जगह पर हम ये क्या कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये कर दिया जाए कि अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में, तो उसमें वर्ष पूछा जा सकता है कि किस वर्ष जोड़ा गया, या ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखने वाली बात है 2002 में। 2002 में ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, किसके शासनकाल में, प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे तात्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री, है ना, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, आप समझ लेंगे इसको, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, आप जो स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में जो है ये संविधान संशोधन लाया गया था वर्ष 2002 में। तो मैंने आपको जो बताया इनमें से कोई भी दूसरी बात इसमें रखी जा सकती है, या इससे अतिरिक्त और जो प्रश्न हमने आपको जो वीडियो में बताएं, जो आप मेरा YouTube पर देख सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं ना। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कि हमारा क्या, उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक है संविधान में शिक्षा। तो 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैंने इस पर आपको बताए हैं, समझाएं। आप इस वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा जिससे कि आपका तैयारी आगे की और अच्छी हो जाए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न में शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो क्या क्या सम्मिलित होता है, टीचिंग में क्या चीजें होती हैं, तो क्या मूल्यांकन करना, उपचारात्मक कार्य करना, निदानात्मक कार्य करना, उपयुक्त सभी। ये होता क्या है, तो जैसे मूल्यांकन क्या है, हम सब जानते हैं मूल्यांकन या एवोल्यूशन क्या चीज होती है, ओवरऑल किसी भी व्यक्ति का या बालक का जो किए गए कार्य होते हैं उसके बारे में जानकारी लेना या उसके बारे में मापन करना। तो मूल्यांकन एक प्रकार की क्या है, मूल्यांकन क्रिया में हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। याद रखिएगा, मूल्यांकन की क्रिया में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन में हम मापन करते हैं। क्या करते हैं, मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसी बच्चे के बारे में ये जानने के बारे में देखते हैं कि अमुक बच्चे ने जो कुछ भी अपने एक अलग अलग समय में या ओवरऑल पूरे वर्ष में, सत्र में क्या ज्ञान अर्जित किया, उसके अंदर क्या एबिलिटीज आ गई, है ना, एजिबिलिटीज उसके अंदर क्या क्या हो गई, तो यानी कि योग्यताएं आदि क्या हो गई। उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक, ये इसका उल्टा है। पहले निदानात्मक की बात करते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं इसको। निदानात्मक का मतलब डायग्नोसिस होता है, अर्थात हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं जहां पर क्या करते हैं, डॉक्टर हमें कुछ जांचें लिखते हैं और हम वहां जाकर के अपनी जांच कराते हैं। जांच में क्या होता है, रोग हमें है या नहीं,
ठीक इसी तरह से बच्चे के बारे में, बच्चे के अधिगम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, बच्चा जब सीख रहा है, उसके शिक्षण जब वो अपना अधिगम का काम कर रहा है, हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम बच्चा अगर स्लो लर्नर हो रहा है या अधिगम अक्षमता आ रही है तो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से निदानात्मक में हम क्या करते हैं, निदानात्मक में हम, है ना, समस्याएं ढूंढते हैं या समस्याओं को चुनना या ढूंढना और उपचारात्मक में हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, समस्या का निदान करते हैं, समस्या को दूर करते हैं, समस्या को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये रोग का ढूंढना है, रोग की जांच करना है और यहाँ पर उस रोग का इलाज करना होता है। मूल्यांकन में ओवरऑल हम बच्चे का मापन करते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसी से जैसे दूसरे प्रश्न हो सकते हैं आपके सामने, उसकी जगह पर ये ना होकर के कोई और प्रश्न आपके सामने इसी का जैसा, ये आपका पेडागॉजी से रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है। इससे पहले वाला भी प्रश्न पेडागॉजी से रिलेटेड था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न कहता है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, है ना, एक्टिव नहीं होंगे, अनएक्टिव होंगे और केवल लिखने पर ही बल दिया जाएगा, या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य में ये सारी चीजें हमारे क्या कर देती हैं, बच्चे को स्लो लर्नर कर देती हैं। बच्चा सीखने में क्या होता है, धीमा हो जाता है। तो क्या होगा इसका सीधा सीधा आंसर, उपरोक्त सभी। अब प्रश्न आगामी परीक्षा में आपका इसी जैसा कोई दूसरा हो सकता है, इसी प्रश्न को बदल करके इसके जगह पर इसी का जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा प्रश्न रखा जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसके जैसे और कौन कौन से प्रश्न इस प्रश्न के आधार पर बनेंगे। आज हम इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, वीडियो क्योंकि काफी लंबा हो जाता है, हमें 30 प्रश्नों पर चर्चा करनी है। तो अगले की तरफ चलेंगे कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा के संबंध में भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, भाषा और चिंतन नाम से। वैसे मैंने चिंतन का अलग वीडियो भी बनाया है और भाषा और चिंतन, क्योंकि चिंतन विचारों से उत्पन्न होता है, समस्या से उत्पन्न होता है, तो इसलिए जो है हमने दोनों को मिक्स भी किया है और एक अलग सेपरेट वीडियो चिंतन पर भी हमारा आपको YouTube पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप YouTube पर सर्च करेंगे, है ना, ज्ञान सागर CDP बाई जैदी सर, तो आपको इसमें हमारे वीडियोस वो मिल जाएंगे जिनसे आप पढ़ लेंगे। तो इन में क्वेश्चन समाप्त नहीं हो गए, आगामी परीक्षा में इस पर प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था, वर्नस्टीन ने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था, फिल्मर ने दिया था या स्किनर ने। हमने जो आपको उसमें बताया उनमें कोई भी ये 3 नाम नहीं थे, ये 3 नाम उसमें नहीं थे। नाम कौन सा था, चॉम्स्की का। ठीक, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, भाषा रूपांतर, सॉरी क्षमा चाहेंगे, जस्ट ए मिनट, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं चॉम्स्की का भी भाषा पर सिद्धांत है। चॉम्स्की ने भाषा के अपने सिद्धांत दिए हैं, तो चॉम्स्की के बारे में है। लेकिन यहां पर जब बात करेंगे रूपांतरण सिद्धांत की, रूप उसके जो भाषा की चीजों को, फॉर्मेट को चेंज करने की, अभिक्रमित करने की, तो अभिक्रमित का सिद्धांत, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुआ, तो स्किनर का सिद्धांत है ये। लेकिन ध्यान रखना है कि इनका सिद्धांत भी है भाषा के संबंध में, चॉम्स्की का भी सिद्धांत है, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है ना। तो शारीरिक गठन के संबंध में कौन सही नहीं है, जब भी बच्चे का शरीर का गठन अर्थात मसल्स आदि बनती हैं, बच्चे का शारीरिक ग्रोथ यानी फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें मेसोमॉर्फिक होता है, यहाँ रा लगना भूल गया है, मेसोमॉर्फिक होता है ना, मोफिक नहीं होता, मेसोमॉर्फिक है ना, एंटागोनिस्ट और एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, जहाँ जहाँ मोर्फिक लगा है, जहाँ जहाँ मोर्फिक, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बच्चे के शारीरिक गठन से संबंधित क्या होती हैं, ये ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कि बच्चों का
क्या होता है, शरीर का विकास होता है। लेकिन ये क्या होती है, ये एक परिवर्तित होती है, इसलिए इसका कोई सीधा संबंध शरीर के गठन से नहीं होता है। ये चेंज करती है चीज़ों को, इसलिए एंटी होती है, विपरीत होती है। इसमें विपरीत की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई बात इससे संबंधित शरीर गठन पर नहीं होती है, इसलिए आंसर ये है। अब ऐसे ही जो है, अभी इस पर वीडियो मेरा नहीं आया था, लेकिन अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं हम आपको इन चीज़ों पर बात करेंगे कि बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी जो है ग्लैंड्स या ग्रंथियां आदि होती हैं जो उसको सहायता करती हैं और उसको मदद करती हैं। तो हमारे आगे वीडियो में हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे, अगले पर बात करेंगे, है ना। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो कौन से ऐसी चीज इनमें से जो तत्व दिए गए जो अभिप्रेरणा के घटक हैं। तो अभिप्रेरणा के घटक क्या होते हैं? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ये बातें किससे जुड़ी होती हैं आपको याद रखना, 3 मूल बातें होती हैं, ठीक। पहली मूल बात है मूल प्रवृत्ति, बेसिक टेंडेंसी। दूसरी बात होती है मूल प्रवृत्ति के साथ साथ और क्या होता है, तो मूल प्रवृत्ति के साथ होता है संवेग, और संवेग के साथ संबंध होता है किसका, अभिप्रेरणा का। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति, मूल है ना प्रवृत्ति, संवेग, संवेग और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक। इनका आपस में सबका गहरा संबंध होता है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। इनका आपस में गहरा संबंध है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के साथ, जन्म के साथ बच्चा हर एक के अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवों में भी पाई जाती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से संवेग और अभिप्रेरणा। तो अब यहाँ पर देखेंगे अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किससे जन्म लेती है। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है, आवश्यकता से। अब्राहम मैस्लो, याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो ने इस संबंध में बताया। तो इस तरह से अंतमोद, है ना, अंतमोद की जगह अंतर्मोद होता है, अर्थात आनंद की अभिव्यक्ति, है ना। तो इस तरह से ये, और प्रोत्साहन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, अभिप्रेरणा से ही संबंधित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये सब इससे संबंधित हैं, किससे, अभिप्रेरणा से। तो अभिप्रेरणा का जन्म, लेकिन याद रखेंगे, अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है, आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मैं आपके सामने मोटिवेट हुआ इन 30 प्रश्नों को, जो कि लीक हो गया पेपर, उससे संबंधित थे। लेकिन हम इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि आपको आगे की तैयारी कैसे कराई जाए। तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस पेपर से हम इसमें संभावना देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन प्रश्नों को आधार बना करके आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से आवश्यकता है हमारी, अभी भविष्य में हमें पेपर देना है, इसलिए आवश्यकता भी है, अंतमोद भी है और प्रोत्साहन भी है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी याद रखना है कि वो थे जिन्होंने मस्तिष्क को आइसबर्ग कहा, है ना, जिन्होंने मस्तिष्क को क्या कहा है, आइसबर्ग कहा है, अर्थात एक बर्फ की चट्टान के समान बताया है। बर्फ की चट्टान के समान, जो कि क्या होती है, एक तरह से छिपी रहती है ना। अर्थात इस पर प्रश्न ये होता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें प्रतिपादक कौन है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिगमंड जो है, सिगमंड फ्राइड, है ना, ये इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने कहा था कि मानव मस्तिष्क, इन्होंने क्या कहा था, मानव मस्तिष्क एक बर्फ की, है ना, चट्टान के समान होता है, जो अधिकांशतः क्या होती है, दबी होती है या छिपी होती है। इसी को हम कह सकते हैं कि पानी में डूबी भी होती है। तो इसका कितना प्रतिशत, तो याद रखिएगा उभरा भाग, इस पर भी प्रश्न हो सकता है भविष्य में, ठीक है, इस पर क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
उभरा भाग कितना बताया फ्राइड ने? 10%। डूबा हुआ भाग कितना बताया? डूबा हुआ भाग कितना बताया? 90%। 90%। तो इस तरह से ये इस बात का आधार है जो मैंने ऊपर लिखा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट है निम्नवत में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब यहां आपको फोकस करना है, कहीं कहीं पर प्रश्न है पूछा जाता है, कहीं कहीं पर प्रश्न नहीं है पर बात ध्यान दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, अभी अभी मैंने आपसे बताया, अभी पीछे का जो प्रश्न था भाषा के संबंध में हमने आपको बात की थी, है ना। हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, चीज़ों को याद करते हैं अलग अलग करके, है ना, प्रोग्रामिंग करके। इसी को अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। टुकड़े कर देना, खंडित कर देना, है ना। व्यक्तिक निर्धारित अनुदेशन की बात करी गई है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना और व्यवहार रूपांतरण तकनीक द्वारा सीखना। तो हम जानते हैं कि इनमें से जो त्रुटियों के माध्यम से सीखने के सिद्धांत की बात की है वो स्किनर ने नहीं की है। वो किसने की है? वो की है थॉर्नडाइक ने। किसने की है? थॉर्नडाइक ने। तो इसलिए यही क्या हो जाएगा? आंसर पार्ट हो जाएगा आपका, शेष नहीं है। तो इस तरह से आपको यही प्रश्न का आंसर सॉल्व करने के समय यानी देखने के समय प्रश्न के क्वेश्चंस को ये देखना है कि कौन सा ऐसा जो विपरीत जा रहा है। जो विपरीत जा रहा है वही आंसर हो जाता है, जो है ना। अब इसमें से त्रुटि के माध्यम से सीखना, है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना, या नियम बताया उन्होंने, है ना। तत्परता व तैयारी का नियम, ये तो नियम था, लेकिन सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कि हम जब किसी काम को या बालक किसी चीज को जब सीखता है तो कई बार प्रयास करता है और उस प्रयास के करने में उससे कई बार क्या होती है? त्रुटियां, एरर्स, गलतियां होती हैं, और इस तरह से उन एरर में धीरे धीरे कमी आती जाती है और एक बार ऐसा समय आता है कि बच्चा सीख जाता है, चाहे बच्चा हो या जीव हो, सीख जाता है। इस तरह से उन्होंने बिल्ली पर इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? मूल्यांकन का टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स हमारा यूट्यूब का ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं ऑनलाइन के रूप में, जो हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़े होते हैं, मैंने आपको भी मूल्यांकन के बारे में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षण कार्य में का सबसे प्रमुख भाग मूल्यांकन होता है। विदाउट मूल्यांकन किसी को क्लास प्रमोशन नहीं मिलता, किसी को जॉब में रहते हुए मूल्यांकन नहीं, जब तक नहीं होगा तो प्रमोशन नहीं मिलता। किसी भी कार्य का आकलन करना, उसके लिए एक प्रकार का मापन करना अर्थात मूल्यांकन होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन किसी भी बच्चे ये भी होता है, बाहरी मूल्यांकन होता है, प्रायोगिक प्रैक्टिकल करा करके बच्चे से देखा जाता है। तो ये सब तो हैं, लेकिन विभिन्न योग्यताएं, बहुत सारी योग्यताएं जिस व्यक्ति में, बच्चे में होती हैं, उन और रुचियां होती हैं उनकी अलग अलग तरह की, उनके लिए जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है वो मुख्य रूप से कौन सा होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है इसको याद रखिएगा, सी और ई कहा जाता है शॉर्ट में, CCE। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव क्या कहते हैं? एवल्यूशन कहते हैं। तो CCE भी कहा जाता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? एक नया मूल्यांकन का तरीका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो क्या है ये, है ना, ये एक आधुनिक, इस पर भी प्रश्न हो सकता है, आपको ध्यान रखना। अब ये ना हो कि कुछ उलट के ऐसा दे दें। आधुनिक एवं, है ना, नया मूल्यांकन का तरीका है, मूल्यांकन का तरीका है जो पहले नहीं था। पहले ऐसे मूल्यांकन नहीं होता था, लेकिन अब जो है इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, शॉर्ट में CCE कहा जाता है। अगले की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित
ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। यहां पर ध्यान देना, नहीं है ना। तो हमने ब्लूम के बारे में आपको बताया था, पूरा नाम इनका बेंजामिन ब्लूम है। बेंजामिन ब्लूम ने कहा था कि बच्चे को, जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चा जब अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जब वो सीखता है, तो ज्ञान के निचले स्तर से हम धीरे 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 उसको ज्ञान के उच्च स्तर तक ले जाते हैं। तो इस तरह से ज्ञान के निचले स्तर से लेकर के, बॉटम से लेकर के टॉप तक ले जाने के लिए उन्होंने 6 डोमेन बताए थे, 6 डोमेन है ना बताए थे। तो अभिविन्यास, डोमेन को कहेंगे अभिविन्यास बताए थे, 6 अभिविन्यास बताए थे। क्या बताए थे? 6 अभी है ना विन्यास बताए हैं। ठीक, उनमें से कौन सा इनमें से है ना नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान था पहले जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? अवबोध है, यानी इसे समझ कहते हैं। अवबोध ये आपके सामने लिखा हुआ है, अवबोध यानी कि इसको समझ कहते हैं, इसी को समझ, अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, इसको नॉलेज कहेंगे। और तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वो तीसरा क्रम में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तीसरा कौन सा होता है ना। अनुप्रयोग होता है, यानी अप्लाई करना होता है, इसे अनुप्रयोग कहते हैं, अनुप्रयोग है। और उसके बाद चौथा होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कहते हैं विश्लेषण करना, ठीक है। विश्लेषण करते हैं, जब बच्चे का विश्लेषण हो जाता है तो हम फिर संश्लेषण करते हैं, है ना, संश्लेषण करते हैं, ठीक। तो संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद छठा डोमेन बताया था उन्होंने, मूल्यांकन, ठीक। तो इस तरह से इसमें से कौन सा नहीं आया? तो चरित्र निर्माण नहीं आया, ये जो है इसका आंसर हो गया, शेष हो गए। अब इस तरह से ब्लूम को छोड़ेंगे नहीं, ब्लूम को फिर से पढ़ेंगे, फिर से तैयार रखेंगे, ब्लूम पर क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, ठीक है। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, है ना, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशंस, ये 6 डोमेन उन्होंने बताए थे। चलेंगे अगले की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अब देखिए कई क्वेश्चन आपके सामने इस स्वरूप में आ रहे हैं कि नहीं, इसको ध्यान देना है आपने तैयार किया है तो अब नहीं भी तैयार कर लीजिए, है ना। तो देखिए इसमें से निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अभिप्रेरण स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर। प्रत्यावर्ती स्तर को यही कहेंगे चेंज करने को से रिलेटेड होता है, बदल देने से रिलेटेड होता है, पर्यावर्तित होता है बदल जाना, ठीक है, यानी विरोध वाला। तो इस तरह से शिक्षण का कार्य जो है बच्चे को अवगत कराना होता है, ज्ञान का स्तर बढ़ाना होता है, उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ाना होता है, उसको अभिप्रेरित करना होता है, लेकिन प्रत्यावर्तित करना, बदलना नहीं होता। यानी इस तरह से यहाँ पर विरोध करने वाली बात आ रही है फिर से, तो ये वाला आंसर होगा, इसलिए बाकी सभी सही होंगे। इस तरह से कोई दूसरा शिक्षण स्तर पर प्रश्न होगा जिस पर हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया, थार्नडाइक ने किया, स्किनर ने किया या हरलॉक ने किया? तो ध्यान रखिएगा इसमें से, क्योंकि आंसर तो आपको भी पहले से पता है, इसलिए ज़्यादा हम आंसर पे ध्यान नहीं देना, हमारा ध्यान देना है कि इसमें से। अब हो सकता है कि यही प्रश्न बदल जाए और सामाजिक सिद्धांत में स्वदर्पण का सिद्धांत पूछ लिया जाए, है ना, जैसे कि स्वदर्पण का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत स्वदर्पण का सिद्धांत, है ना, का सिद्धांत ही पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये किसका सिद्धांत है? कूले का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कूले का। तो हो सकता है कि आपकी बार ये पूछ लिया जाए। तो इस तरह से आंसर तो हमारा इस एरिक्सन है, ये सब नहीं है ना, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रश्न और हो सकते हैं दूसरे, जिन पर हम लोग अगले वीडियो में और अच्छे से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं जिसको नहीं, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे पढ़ के रखते हैं कि हैं, हमको ध्यान देना है अब इन तरह के प्रश्नों को भी कि इन्हें भी देख लें, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। तो इस तरह से कौन सा मुख्य नियम नहीं है? भाई सीधे सीधे सभी मुख्य नियम तो 3 ये हो ही गए। पहला नियम तत्परता व तैयारी का नियम हो गया, दूसरा नियम अभ्यास का नियम हो गया, तीसरा नियम जो है वो प्रभाव का नियम हो गया। तो तीनों नियम तो हो ही गए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, तीनों हो गए। तो बचा कौन सा? बचा ये, तो यही तो आंसर होगा।
और इस तरह से आपको ऐसे ही दूसरे प्रश्नों को हल करना होगा और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। थॉर्नडाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, आपको शीट प्रोवाइड की है। अब ऑनलाइन में शीट मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूं और आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो हमारे नोट्स अगर आपने पढ़ लिए और अगर उन नोट्स को आप पूरा अभी भी फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं दावा नहीं करता, मैं गारंटी नहीं देता, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एक बार फिर से इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ें जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है? प्रयास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना या अभ्यास द्वारा सीखना। तो हमें ध्यान रखना है कि कोहलर और कोफका ये कौन है? तो ये है गेस्टाल्टवादी। क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी, ठीक है, अर्थात समग्र कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, यानी ऑल, अर्थात ऑल, ठीक। तो इस तरह से ये कई सारे मनोवैज्ञानिक जब एक हो गए तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहलाता है, समग्र ओवरऑल का कहते हैं इसको। तो इस तरह से प्रयास द्वारा इनका नहीं है, ये तो थॉर्नडाइक का। अनुकरण का सिद्धांत भी इनका नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत भी इनका नहीं है। तो बचा कौन सा? सूझ व अंतर्दृष्टि द्वारा इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनका सिद्धांत है और इन्होंने किस पर? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो इस तरह से कोहलर का ये सिद्धांत है और इनके साथ कोफका, वर्दीमर और भी इनके जो दूसरे नाम है उनका नाम है वर्दीमर आदि जैसे सिद्धांतवादी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ये। अब इसी का पलट करके कोई दूसरा प्रश्न अगली परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? वाइगोट्स्की थे या नोवाक थे या पियाजे थे या फिर जो है ग्लास फ्लेड थे? तो याद रखेंगे कि सामाजिक सिद्धांत सोशल इंटरेक्शन, याद रखिए इंग्लिश का वर्ड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःकरण किसने बताया? तो सामाजिक अंतःकरण की क्रिया का सिद्धांत दिया था वाइगोट्स्की ने। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोट्स्की ने दिया। सामाजिक है ना, अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोट्स्की ने, है ना, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, है ना, वाइगोट्स्की। इन्होंने बताया कि जब बच्चा हमारे बड़ों के संपर्क में आता है तो हमारे साथ संपर्क में रहकर इंटरेक्शन करता है, यानी कि अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया के द्वारा ही वो चीज़ों को सीखता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के जनक या निर्माणवाद के जनक कौन होंगे? वाइगोट्स्की होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है हम उस पर बात करेंगे, वियोगत शक लिखा हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से इनका नाम है वाइगोट्स्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही इनका कोई दूसरी बात आ सकती है। इनके सिद्धांत की एक बात और अच्छे से आपको याद रखिए कि इन्होंने भाषा को क्या कहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बच्चे की भाषा को क्या माना है? उपकरण माना है, उपकरण यानी टूल माना है। क्या माना है? टूल माना है, ठीक है, उपकरण माना है। तो इस तरह से इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? कितने प्रश्न? कम से कम मुझे लगता है 10 प्रश्न इस तरह के हैं कि जो नहीं पर आधारित हैं। तो अब हमें अपनी जो तैयारी करनी है उसमें इसको बहुत ध्यान रखना है। आज की हमारी वीडियो का मतलब आधार, मेन मोटो यही था कि आपको ये बताना कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, आएंगे और आप अपनी तैयारी इस आधार पर कैसे करेंगे। तो इस तरह से, है ना, यहाँ पर निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो शास्त्रात्मक, संचयी होना, विशिष्ट होना और अभिनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसमें जो है हम ध्यान देंगे कि कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा विकास का, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये शास्त्रात्मक का मतलब होगा शारीरिक से, संचयी माने इकट्ठा होना, विशिष्ट माने खास से संबंधित है, बचा क्या? अभिनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। जब बच्चे का विकास होता है, विकास की बात करते हैं, तो वो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं बंधनों से, चीज़ों से बंधी रहती है। एक सिस्टम में बच्चे का विकास होता है, जिसे क्रमिक कहते हैं, जिसे गामक कहते हैं, जिसे आपका जो है अन्य नामों से जैसे डायनेमिक कहते हैं, इन नामों से बुलाते हैं। इसलिए बच्चे का विकास कभी भी अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है कि वो बच्चा छोड़ दिया और विकास हो जाएगा उसका। तो वो जैसा था जीव के रूप में वो जीव ही बना रहेगा, मनुष्य नहीं बन पाएगा। बच्चे को यदि मनुष्य रूप में उसका विकास होना है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास होना है,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि विकास की अवस्थाएं और उनके द्वारा बताए गए जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सिद्धांत हैं उनका क्रमबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, याद रखना है, अनियंत्रित नहीं होती है, क्रमिक होती है ना। विकास, ये आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन विकास यहाँ पर ध्यान देंगे, विकास कैसा होता है, कैसी प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक है ना, क्रमिक है, क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम में होती है। जो चीज पहले होनी है वो पहले होगी, जो बाद में होनी है वो बाद में होगी। इस पर आगे बात करेंगे और अगले पे चलेंगे। और अगला है ना, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। जीनियस पुस्तक के लेखक, अब यहाँ पुस्तक के लेखक है, मैंने कई सारी पुस्तकें आपको बताई थी। अब ये यहाँ पर एक बात मैं जरूर स्वीकार करूंगा, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वीकार करूंगा कि हमारी बताई हुई पुस्तक में से ये पुस्तक नहीं आई है। तो आप और भी पुस्तकों को आप देखेंगे, हम और आप दोनों समझेंगे इसको समझने की। तो ये गाल्टन की पुस्तक है। यहाँ पर जो हमने अलग से पुस्तकें आपको नोट कराई थी उसका ये प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। हम इसकी दावा करने इस वीडियो में नहीं आए कि हमारे कितने प्रश्न आए। ये तो हमारे विद्यार्थी हम अच्छे से जानते हैं कि हमने जो आपको शीट्स दिया, नोट्स दिया, पढ़ाया और आपको जो जो चीज़ें आपके साथ प्रैक्टिस कराई उसमें हमारे बताए प्रश्न आए या नहीं आए। इसके लिए हमें आपसे किसी तरह का यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमारी सफलता तब होगी जब आपकी सफलता होगी, आप सफल हो जाएं, यही हमारी सफलता है। तो इसलिए जो है हम उसका कोई दावा करने नहीं आए, इसमें सीधे सीधे बस इतना याद रखना है। वंशानुक्रम पर हमने काफ़ी बात की है, गाल्टन की बात की है। पुस्तक को कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो ये आप फिर से हम लोग इस पर पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर अभी अभी हमने आपको बताया था ब्लूम के अनुसार। ब्लूम ने 6 डोमेन बताए हैं, उस 6 डोमेन में अभी सबसे नीचे स्तर पर बॉटम में क्या बताया था? तो था क्या? ज्ञान। तो ज्ञान था, यानी कि नॉलेज की बात की थी, तो इसलिए यही इसका पहला स्तर हो जाएगा, जो न्यूनतम स्तर। बाकी सब क्या होंगे? बाद के स्तर होंगे। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट होगा सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान। आखिरी स्टेप क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण। जब माइक्रो टीचिंग करते हैं, एक होती है मैक्रो टीचिंग, एक होती है माइक्रो टीचिंग। तो जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें सबसे अंतिम है ना जो सोपान होता है वो होता है प्रतिपुष्टि, है ना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि बच्चों से जो फीडबैक लेना। अरे भाई, बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे फीडबैक नहीं लेंगे, तो फीडबैक लेना ही ये इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन वैसे पुनः शिक्षण भी इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें पुनः शिक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ मैंने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है, यहाँ पर गलत हो गया होगा ये, क्योंकि कुछ प्रश्न टाइपिंग की मिस्टेक्स हो सकती है, हम इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर पुनः शिक्षण ज़्यादा उचित है, ये सबसे ज़्यादा सही है पुनः शिक्षण। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं और मूल्यांकन पर पहुँच जाते हैं, मूल्यांकन जब बच्चे का कर लेते हैं, फीडबैक बच्चे का जब ले लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं? दोबारा से टीचिंग शुरू करते हैं। बच्चा जब क्लास प्रमोट हो जाता है तो अगली बार उसको बंद थोड़ी कर देते हैं एक क्लास पढ़ लेने के बाद या कोई एक टेस्ट और एग्जाम देने के बाद। तो इस तरह से यहाँ सबसे ज़्यादा उचित आंसर जो लग रहा है वो पुनः शिक्षण है। प्रतिपुष्टि भी होता है लेकिन पुनः शिक्षण ज़्यादा उचित है, इसलिए यही इसका आंसर होना चाहिए। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और ये अंतिम प्रश्न होगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन, हमने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जिसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, चीज़ों को बांट देते हैं अलग अलग, ये डाइवर्जेंट हुआ। और आपका जो है अभिसारी हो जाएगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अर्थात एक तरफ इकट्ठा करना चीज़ों को। तो विश्लेषण और संश्लेषण से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कौन सी चीज़ आएगी, है ना? श्रेणी, यहाँ पर श्रेणीकरण होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, श्रेणीकरण, है ना। अंक गणितीय, अंक गणितीय लिख गया है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। अंक गणितीय तर्क और विचार प्रवाह और एक समाधान। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि इसमें जो है एक विचार प्रवाह होता है, एक थॉट फ्लो होता है ना। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन कैसा होता है? विचार प्रवाह के रूप में। देखिए ऐसे होता है।
क्या है ये? सूर्य है, सन है, सूर्य। ठीक, सूर्य की किरणें क्या होती हैं? बिखर जाती हैं इधर उधर, है ना। तो अब सारी जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? फैलती हैं। तो विचार का क्या होगा? प्रवाह होता है। विचार क्या होते हैं इसमें? फैलते हैं। तो आइडियाज क्या होते हैं इसमें? आइडियाज इसमें क्या हो रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसमें आइडिया क्या हो रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह डायग्राम आपको मदद करेगा चीज़ों को समझने में, ध्यान देने में। तो इस तरह से ये यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं? बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये विचारों का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। विचारों का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रखेंगे। इस तरह से चीजें बाहर की तरफ जाती हैं। और इसी तरह का डायग्राम को बना करके उसको चीजों को अगर हम अंदर की तरफ कर लें, जैसे अगर हम इसको ऐसे कर लें थोड़ी देर के लिए, मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको ऐसे बनाने की। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं और इसमें जो है अगर हम बात करें इसमें आइडिया की, तो यहाँ पे क्या होगा? आइडिया क्या हो रहे होंगे? इधर की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, किसमें? अभिसारी में। ठीक है, ये किसका है? अभिसारी का है। अभिसारी, कन्वर्जेंट का। अभिसारी में क्या होता है? विचार संग्रह होता है। यहाँ पर जो विचार प्रवाह है, यहाँ क्या हो जाएगा? विचार संग्रह। विचार संग्रह। तो इस तरह से प्रश्न बदल सकता है। पहले प्रश्न अगर अब की बार विचार प्रवाह पर पूछ लिया गया, इस तरह के डायग्राम्स की बात करेंगे, तो अब क्या होगा? आइडियाज क्या होंगे? अंदर एकत्रित होते हैं। अलग अलग लोगों के विचारों को अपने पास एक जगह इकट्ठा करना, सभी प्रकार के ज्ञान को संग्रहित करना, ये इसके अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, काफी सभी 30 प्रश्न को हमने आपके साथ में डिस्कस किया है और इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और हम फिर से जो है उठ करके नए तरह से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और आपने मेरी चीज़ों को समझा होगा और हम आपके इसमें जो है जो भी सहयोग कर सकते हैं अगले आगामी वीडियोस के माध्यम से हम आपको इन्हीं को आधार बना करके आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज, जैसे हम लोग पहले पढ़ते रहे उसी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करें। डिटेल वाले स्लाइड्स या पीपीटी के माध्यम से जो हमारे वीडियोस आए थे, अब उसका समय उतना नहीं है। हम रिवीजन में ज़रूर आपके साथ, जो पिछला हमने एक रिवीजन वीडियो लिया था, ऐसा ही एक रिवीजन वीडियो हम 2 आपके साथ लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से और आप अपनी तैयारी को बेहतर करके आगामी परीक्षा में अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं सैयद जैदी आपसे विदा लेता हूं और अगली जो हमारी वीडियो होगी तब हम आपके समक्ष आपके लिए और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। आपसे एक आशा और उम्मीद जो बनी रहती है हमेशा कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आप लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।